तो बच्चों एक्सरसाइज 1 और 2 कल करवा दी थी ऑस्किलेशन चैप्टर की। आज हम लोग आ रहे हैं बेटा एक्सरसाइज नंबर 3 पर। 3 और 4 दो एक्सरसाइज हम लोग आज निपटाएंगे बेटा, ध्यान से सुनना। 1 और 2 में आप लोगों के कोई डाउट्स नहीं आए हैं, मैंने चेक कर लिया व्हाट्सएप पर। अब दो में से एक बात हो सकती है, या तो आप लोगों ने ट्राई नहीं किया, नालायकी कर रहे हो, और या फिर आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो। चलो देखते हैं। तो मेरे बेटा सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 3, आज का टारगेट क्या बताया, 3rd और 4th। मेरे बेटा एक्सरसाइज नंबर 3 में हमारे फॉर्मूले लगेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी स्प्रिंग की। मेरे बेटा स्प्रिंग नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ के आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहां के क्या है, फोर्स कांस्टेंट, या स्प्रिंग का केस है तो स्प्रिंग कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा हाफ के वाई स्क्वायर, और टोटल एनर्जी होती है बेटा हाफ के आर स्क्वायर। एक बार वेरिएबल पहचान लीजिए, के है, यदि स्प्रिंग का न्यूमेरिकल है तो स्प्रिंग कांस्टेंट, और यदि स्प्रिंग के अलावा केस है तो फोर्स कांस्टेंट। आर है एम्पलीट्यूड, वाई है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। के की खुद की वैल्यू होती है बेटा एम ओमेगा स्क्वायर। बने हुए वीडियोस के ऊपर, आप उन वीडियोस को मेरे से मांग लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर लिखा वही है, वो मैं दे दूंगा। यदि ना देखे हो तो वैसे आपके ग्रुप में भेजे थे मैंने, ये आ गया। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी होता है मास इनटू ग्रेविटी, वो पोटेंशियल। कई बार न्यूमेरिकल में पोटेंशियल दे देते हैं और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है मास इनटू पोटेंशियल। और यदि फोर्स निकालना हो तो फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस डी बाई डी आर। अब डिस्टेंस को r बोलोगे तो डी बाई डी आर, डिस्टेंस को x बोलोगे तो डी बाई डी एक्स, डिस्टेंस को y बोलोगे तो डी बाई डी वाई। यानी कि रट नहीं सकते कि हमेशा डिनोमिनेटर में r आएगा या x आएगा या y आएगा। ये सब फॉर्मूले एक्सरसाइज 3 से रिलेटेड हैं, जहां आप बेसिक कंसेप्ट डेवलप कर रहे हो। तो मैं x लिख के छोड़ देता हूं, और कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा। तो मेरे बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1, a particle of mass 0.1 kg, particle of mass 0.1 kg is executing simple harmonic motion with amplitude 0.1 मीटर। बेटा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और इसका एम्पलीट्यूड यानी कि जैसे मैं r कहता हूं वो है 0.1 मीटर। When it passes through mean position, kinetic energy is 8 into 10⁻³ जूल। जब ये मीन से जाता है यानी y की वैल्यू जब 0 है, उस समय काइनेटिक एनर्जी इसकी 8 into 10⁻³ जूल है। ठीक, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इफ इनिशियल फेज इज 45 डिग्री। यदि इनिशियल फेज जिसे इपोक भी कहते हैं 45 डिग्री है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ। मेरे बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन में पहले देखते हैं कमी किस चीज की है। इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बेटा y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा t प्लस फाइव। इसमें r आपको डायरेक्टली गिवन है, फाइव आपको डायरेक्टली गिवन है। सिर्फ ओमेगा मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। ओमेगा निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा देना, k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। जब k की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर रख दोगे है, अच्छा इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का लगाना चाहिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दे रखी है आपको। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ k की जगह m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। मैंने करा क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया हाफ k r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, लेकिन k की जगह पहले ही m ओमेगा स्क्वायर रख दिया। अब इसमें देखिए क्या क्या नोन है। काइनेटिक एनर्जी नोन, मास नोन, r और y नोन, क्या निकलेगा ओमेगा।
फिर आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में r की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 0.1, फाई की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 45 डिग्री यानी कि पाई बाई 4, ओमेगा जो यहां से आएगा उसे पुट कर देना, टी को टी रहने देना क्योंकि वो इक्वेशन पूछ रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं और जो मिलेगा वही आपका आंसर होगा। मेरे बेटा अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2, in case of SHM what fraction of total energy is kinetic and what fraction of total energy is potential जब डिस्प्लेसमेंट 1/4 of the amplitude है। जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का 1/4 है तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का कौन सा फ्रैक्शन है, और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का कौन सा फ्रैक्शन है, क्या फ्रैक्शन है। तो कुछ नहीं करना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, टोटल एनर्जी हाफ के आर स्क्वायर, तो हाफ के साफ के। अब इसमें सिर्फ y की जगह r/4 रखते ही आंसर आ जाएगा। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी हाफ के वाई स्क्वायर, टोटल एनर्जी हाफ के आर स्क्वायर, हाफ के साफ के, y की जगह r/4 रख देना और फ्रैक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी f। यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी f है तो काइनेटिक एनर्जी की वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है। एक बात याद रखो, जब भी कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी से डबल होती है काइनेटिक एनर्जी के वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी। क्यों, जरा सुनिए। एक ऑसिलेशन कब होता है, मीन से एक्सट्रीम तक गया, फिर मीन पर आ गया, फिर एक्सट्रीम पर गया, फिर मीन पर आ गया, फिर एक्सट्रीम पर गया, फिर मीन पर। एक ऑसिलेशन कब होता है, मीन से एक्सट्रीम जाना, एक्सट्रीम से मीन आना, ये तो हाफ ऑसिलेशन। फिर दूसरे एक्सट्रीम जाना और दूसरे मीन आना। मैं ये पता लगाऊंगा कि जब एक ऑसिलेशन होता है, चल पेंडुलम ही ले लेता हूं, जब एक ऑसिलेशन होता है तो काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन किस तरह से होगा। पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो काइनेटिक एनर्जी 0, पार्टिकल मीन पोजीशन पर आया तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर एक्सट्रीम पर पहुंचा तो फिर 0, फिर मीन पर आया तो मैक्सिमम, फिर एक्सट्रीम पर गया तो 0। यानी कि बॉडी का तो एक ऑसिलेशन हुआ लेकिन काइनेटिक एनर्जी ने तो 2 ऑसिलेशन कर लिए, काइनेटिक एनर्जी ने तो 2 कर लिए। तो जब पार्टिकल ने सिंपल हार्मोनिक मोशन ने एक ऑसिलेशन पूरा किया तो काइनेटिक एनर्जी ने 2 ऑसिलेशन पूरे कर लिए। इसका मतलब बेटा जो इसकी फ्रीक्वेंसी f है तो काइनेटिक एनर्जी के वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी 2f। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी भी ट्वाइस ही होती है। ये किसका ग्राफ था, काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन। जरा पोटेंशियल का भी देख लीजिए। जब एक्सट्रीम पर था तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, मीन पर आया तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, फिर एक्सट्रीम पर पहुंचा तो मैक्सिमम, फिर मीन पर पहुंचा तो मिनिमम, यानी बेटा फिर एक्सट्रीम पर पहुंचा तो मैक्सिमम, यानी बेटा डबल चल रहा है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी 2f रहेगी। तो खत्म करो इस बात को, यदि ये ना भी याद रहे, वैसे तो इतनी बड़ी बात नहीं है कि ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी यदि f है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी 2f है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं बेटा, ये कि एक पार्टिकल का मास है 10 ग्राम यानी 0.01 kg और उसका पोटेंशियल, उसके पोटेंशियल का फॉर्मूला है 50x² प्लस 100 अर्ग्स पर ग्राम, यानी सीडीएस में करवा रहे हैं तो इसे भी 10 ग्राम रहने देते हैं। ये ग्राम है, ये अर्ग्स पर ग्राम है। तो बताओ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और कुछ नहीं दिया, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। मेरे बेटा सबसे पहले आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालिए mv फॉर्मूले से, वो लिखा फॉर्मूला mv। तो ये बेटा मल्टीप्लाई करोगे 10 × 50 500
एक्स स्क्वायर प्लस 1000 सीजीएस में चल रहा है सारा। ये ग्राम था, ये अर्ग्स अपॉन ग्राम था, मल्टीप्लाई होके अर्ग्स में आ गया। फिर इसके बाद फोर्स निकालो माइनस du बाई dx, यानी इसका नेगेटिव डिफरेंशियल। तो इसका डिफरेंशियल होता है बेटा आ जाएगा माइनस 1000 x, एक्स स्क्वायर का 2x, 2x इंटू 500 1000x, और माइनस का साइन लग गया। ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशियल 0। लेकिन f तो होता है माइनस kx, फोर्स F इज इक्वल टू माइनस kx। माइनस का मतलब टुवर्ड मीन पोजीशन। बेटा जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सीलरेशन टुवर्ड मीन पोजीशन है तो फोर्स भी टुवर्ड मीन पोजीशन है, इज इक्वल टू माइनस 1000x। x से x काट दो, माइनस से माइनस काट दो, तो k आ जाएगा 1000। अब k की वैल्यू रखो m ओमेगा स्क्वायर, जिसमें m की वैल्यू है 10 ग्राम, तो ओमेगा स्क्वायर आएगा 100, जिससे ओमेगा हो जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। अब ओमेगा से फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ओमेगा को रख दो 2 पाई न्यू, तो न्यू हो जाएगा 5 अपॉन पाई हर्ट्ज। यही आंसर है। तो एक बार प्रोसेस दोहराइए। मास और पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी निकाली, उसके नेगेटिव डिफरेंशियल से फोर्स निकाला, फोर्स को माइनस के एक्स के बराबर रख के के निकाला, के को एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर रख के ओमेगा निकला, ओमेगा को 2 पाई न्यू रख के फ्रीक्वेंसी आ गई। तो आप काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक कंसेप्ट सीख चुके हैं। अगला क्वेश्चन, कोई सा दोबारा पूछना पूछ लेना, क्योंकि टारगेट आज हमारा सिर्फ 2 एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 4। दोबारा पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फायदा ही होगा। तो ये कंप्लीट चलिए मेरे बेटा अगली एक्सरसाइज है 4। वो थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, जिसके अंदर स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस वगैरह का यूज हुआ है। ठीक है बेटा, तुम्हें मैं बता दूं, यदि स्प्रिंग सीरीज में लगी हुई हो तो रिजल्टेंट के निकलता है 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 से। और यदि पैरेलल में जुड़ी हुई हो स्प्रिंग तो k इक्विवेलेंट निकलता है बेटा k1 प्लस k2 से। और यदि 3 है तो प्लस 1 अपॉन k3 सीरीज में, और 3 है तो प्लस k3 पैरेलल में। पैरेलल का ये फॉर्मूला और सीरीज का वो फॉर्मूला। बाकी और जो कंसेप्ट में यूज होगा बताता रहूंगा, थ्योरी तो आप लोगों को पढ़ाई रखी है वीडियो से। क्वेश्चन नंबर, अच्छा टाइम पीरियड क्या होता है? यदि स्प्रिंग से कोई मास बना हुआ हो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। ये टाइम पीरियड सिर्फ मास पर डिपेंड करता है और स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, बाकी चीजों पर डिपेंड नहीं करता। पहला क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है। वो कह रहे एक आदमी रिस्ट वॉच पहन करके टॉवर पर से गिर पड़ा, तो वो उसकी घड़ी क्या सही टाइम बताएगी? मेरे बेटा देख, यदि पेंडुलम वाली कोई वॉच होती तो फ्री फॉल के समय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इफेक्टिव वैल्यू बदल जाती। याद करो, नीचे गिरते समय g माइनस ए, ऊपर जाते समय g प्लस ए। यदि कोई पेंडुलम रुका हुआ है तो टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यदि पेंडुलम नीचे जाने लगे तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए। पेंडुलम ऊपर जाने लगे तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए। यानी उस पर फर्क पड़ता है कि बॉडी नीचे जा रही है, बॉडी ऊपर जा रही है। लेकिन स्प्रिंग के केस में टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, तो नीचे गिरते समय ना तो एम बदलेगा ना के बदलेगा, तो स्प्रिंग का टाइम पीरियड नहीं बदलेगा। जो हमारी रिस्ट वॉचेस होती हैं वो बेसिकली स्प्रिंग प्रिंसिपल पर काम करती हैं या केमिकल एनर्जी यानी सेल से चलती है। पुरानी जो रिस्ट वॉच होती थी जिसमें चाबी भरते थे उसमें स्प्रिंग वाला मैकेनिज्म था,
और स्प्रिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सेलरेशन बदलने का। और जो आजकल होती है जिसमें सेल लगते हैं केमिकल एनर्जी वाली, इन पर भी एक्सेलरेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर के टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिस्ट वॉच बिल्कुल सही टाइम देती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 4। यहां पर एक सर्किट दिया हुआ है, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ये K 2K 2K K, यहां पर मास लटका रखा है 3m और वो कह रहे हैं यदि खींच के छोड़ दे तो टाइम पीरियड बताओ। मेरी एक बात सुन ले ध्यान से, एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K, यदि दो सीरीज में लगा दिए तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? तो जवाब है K/2। क्यों होगा? ओरली कर ले। मान लो बेटा, चल लिख के कर देता हूं, 1/K इक्विवेलेंट होता है 1/K1 प्लस 1/K2। मान लो मैंने दो स्प्रिंग ली, K1 भी K K2 भी K और सीरीज में जोड़ दिया, तो ये 1/K प्लस 1/K हो जाएगा बेटा 2/K, और रेसिप्रोकल कर दो तो K इक्विवेलेंट आ जाएगा K/2। तो ये याद रखना, यदि दो स्प्रिंग, एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K, तुमने आइडेंटिकल स्प्रिंग इसके साथ सीरीज में जोड़ दी तो K/2, 3 आइडेंटिकल सीरीज में जोड़ दी K/3, 4 आइडेंटिकल सीरीज में जोड़ दी K/4, 5 आइडेंटिकल सीरीज में जोड़ दी K/5। जितनी ज्यादा लंबी स्प्रिंग करते जाओगे आइडेंटिकल जोड़ जोड़ के, स्प्रिंग कांस्टेंट उतना कम होता जाएगा। लेकिन इसका उल्टा भी ट्रू है, जब आप सीरीज में जोड़ते जाते हो तो डिवाइड होता रहता है। 2 को सीरीज में जोड़ा तो K/2, 3 को सीरीज में जोड़ा K/3। लेकिन बेटा यदि काटते जाओ, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, उसके 2 बराबर टुकड़े कर दो तो दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट 2K 2K होगा। यदि उसके 3 बराबर पीस कर दो तो हर एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट 3K 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 होगा। अब यहां देखा जाए तो ये 2K और 2K सीरीज में है, यदि मैं इनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालूं तो 2K/2 यानी कि K हो जाएगा। तो 2K और 2K के दो सीरीज हैं जो मिलके K हो गए। अब K और K के 3 पैरेलल है और पैरेलल में इक्विवेलेंट होता है K प्लस K प्लस K, 3K हो जाएगा। तो यानी सबका रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट 3K है और मास लटका हुआ है 3m। यदि 3K स्प्रिंग कांस्टेंट है और मास 3m है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बेटा 2π√m/K। अब m तो है 3m और K है 3K, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा 2π√m/K। यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में a body of mass capital M attached to horizontal spring। एक बॉडी है बेटा जिसमें स्प्रिंग के साथ, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के साथ मास कैपिटल M लगा हुआ है और ये ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट कर रहा है कितने एम्पलीट्यूड से? R1। अब ये कह रहे हैं जब ये मास मीन पोजीशन से जा रहा था, याद रहे मीन पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है R⍵। जब ये मीन पोजीशन से जा रहा था तब हमने इसके ऊपर एक स्मॉल m मास और रख दिया, जिसके कारण नया एम्पलीट्यूड बदल के हो गया R2। तो बताइए पुराने एम्पलीट्यूड और नए एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या है? पहले क्वेश्चन सुन लो। कैपिटल M मास स्प्रिंग से जुड़ा हुआ था और वो ऑसिलेट कर रहा था एम्पलीट्यूड R1 से। जब ये मीन पोजीशन से जा रहा था उसी समय मैंने उसके ऊपर एक स्मॉल m और रख दिया, यानी अब कैपिटल M प्लस स्मॉल m ऑसिलेट करेंगे। जब ये दोनों ऑसिलेट करेंगे तो नया एम्पलीट्यूड बदल के हो गया R2। तो पुराने एम्पलीट्यूड और नए एम्पलीट्यूड का रेशियो बताओ। पहले हम करते हैं बेटा टाइम पीरियड का रेशियो। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √m के, यानी T1/T2 इज इक्वल टू √m1/m2। m1 का मतलब जो मास पहले ऑसिलेट कर रहा था, पहले तो केवल कैपिटल M कर रहा था। m2 यानी जो बाद में ऑसिलेट कर रहा था, तो वो कैपिटल M प्लस स्मॉल m ऑसिलेट कर रहा था। ये है T1/T2। K की वैल्यू तो जो पहले थी वही बाद में है, स्प्रिंग तो बदली नहीं गई, तो ये आ गया T1/T2। अब लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
जब कैपिटल एम मास मीन पोजीशन से गया होगा मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ, तो उसका मोमेंटम इतना था। जब आपने कैपिटल एम के ऊपर स्मॉल एम और रख दिया तो उसकी नई मैक्सिमम वेलोसिटी बदल गई होगी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से यदि बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जब मीन पोजीशन से कैपिटल एम जा रहा था तो मैक्सिमम वेलोसिटी से जा रहा था, तब मैक्सिमम वेलोसिटी को मैंने 1 कह दिया। जब आपने कैपिटल एम के ऊपर स्मॉल एम रख दिया तो इसका मास हो गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अब क्योंकि मास बढ़ गया तो वेलोसिटी घटेगी, ये वेलोसिटी होगी v max 2, है तो अभी भी मीन पोजीशन पर। अब मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पर होती है r ओमेगा, यानी r1 इंटू ओमेगा 1। ओमेगा 1 का मतलब 2 पाई बाय t1, m2 मतलब m प्लस m, v मैक्सिमम r2 2 पाई बाय t2। हमें निकालना क्या है, r1 और r2। 2 पाई से तो 2 पाई उड़ गया, r1 अपॉन r2 किसके बराबर आ गया, r1 अपॉन r2 हो जाएगा m प्लस m अपॉन कैपिटल M दिस अपॉन दिस इंटू t1 अपॉन t2। t1 ऊपर ले गया। अब मैं नहीं करूंगा, t1 अपॉन t2 की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख देना और आंसर मिल जाएगा। यही एम्पलीट्यूड का रेशियो है, r1 पुराना एम्पलीट्यूड, r2 दो बाद का एम्पलीट्यूड। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बेटा आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये वीडियो दोबारा देख लेना बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 4, बॉडी ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम द वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ लेंथ L। एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ L है, उससे मास M लटका हुआ है और बॉडी ऑसिलेट कर रही है। ठीक है बेटा, बॉडी ऑफ मास स्मॉल m सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ लेंथ L, टाइम पीरियड इज t। वो कह रहे हैं कि बताइए नया टाइम पीरियड क्या होगा यदि लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज बिकम्स हाफ। मेरे बेटा यदि स्प्रिंग की लेंथ आधी कर दे यानी आधा काट दे तो तुम्हें मैंने बताया था स्प्रिंग कांस्टेंट दुगना हो जाता है 2k। तो यदि पुराना टाइम पीरियड था 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, नया टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 2k। स्प्रिंग को आधा काट दे तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाता है, ये बात याद रखना, लिख लेना। यानी कि जो नया टाइम पीरियड है वो पुराने टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई रूट 2 है। फिर उन्होंने कहा यदि स्प्रिंग को ना काटें, मास को आधा काट दे यानी मास आधा कर दें, तो पुराना टाइम पीरियड था 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, नया टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई 2 डिवाइडेड बाई k। तो ये भी t बाई रूट 2 आ गया। यदि आपने स्प्रिंग को आधा काटा तो k डबल हो गया, मास उतना ही रहा, और यदि आपने मास को आधा काटा तो m बाई 2 हो गया, k उतना ही रहा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं बेटा, ये कह रहे हैं कि व्हेन मास 1 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द वर्टिकल स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है उसके ऊपर जब आपने मास 1 kg लटकाया तो इसकी लेंथ 0.98 मीटर बढ़ गई। ये जो इलोंगेशन है डेल्टा एल ये है 0.98 मीटर। अब यदि इसे ऑसिलेट कराएं तो टाइम पीरियड क्या होगा। एक बात बताऊं, यदि स्प्रिंग पर मास लटकाने से m मास लटकाने से स्प्रिंग डेल्टा एल खिंच जाए तो सीधे फॉर्मूला याद रख लो 2 पाई अंडर रूट डेल्टा एल अपॉन जी।
पेंडुलम में होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, जहां एल उसकी पूरी लंबाई है। लेकिन स्प्रिंग के केस में टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट डेल्टा एल अपॉन जी, जहां डेल्टा एल इलोंगेशन है। ये कैसे आया? एक बात बता, मान लो स्प्रिंग पर मास लटकाया mg, स्प्रिंग खिंच गई, तो स्प्रिंग को वापस ले जाने के लिए ky फोर्स डेवलप हुआ। y की जगह डेल्टा एल लिखूंगा, जहां डेल्टा एल इलोंगेशन है। kx, ky, k डेल्टा एल, ये फोर्स डेवलप हुआ। तो नीचे कौन ले जाना चाह रहा है? mg। ऊपर कौन ले जा रहा है? k डेल्टा एल। यदि दोनों बराबर है तभी तो रुके हुए हैं, यानी कि बेटा mg बराबर है k डेल्टा एल के, और यदि mg बराबर है k डेल्टा एल के, तो m अपॉन k बराबर हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन जी। ये आ गया आंसर। m अपॉन k डेल्टा एल अपॉन जी के बराबर है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। m अपॉन k को लिख सकते हो डेल्टा एल अपॉन जी, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट डेल्टा एल अपॉन जी। तो ये फॉर्मूला आप कब लगाएंगे? यदि मैं कहूं कि एक स्प्रिंग पर कोई मास लटकाया, मैं मास भी नहीं बता रहा, वो 1 सेंटीमीटर खिंच गई, तो डेल्टा एल को 1 सेंटीमीटर रख दो, जी पता है, पाई पता है, टाइम पीरियड आ जाएगा। अब मेरे दिए गए क्वेश्चन में डेल्टा एल की वैल्यू 0.98 मीटर है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला सीधे 2 पाई अंडर रूट डेल्टा एल अपॉन जी। डेल्टा एल तो है 0.98 और जी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पाई है 3.14। सॉल्व करके टाइम पीरियड आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v collides perfectly inelastically with another identical mass attached with the spring। बेटा एक स्प्रिंग है, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, जिसके साथ मास m बंधा हुआ है। एक मास m v वेलोसिटी से आता है और इससे टकरा जाता है और टकरा के चिपक जाता है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में दो बॉडीज मिलके एक हो जाती है। तो एक बात बताइए, बाकी काम तो बाद में करेंगे, जब ये दोनों मास स्टिक हो जाएंगे, 2m मास बन जाएंगे, तो इसकी वेलोसिटी v/2 हो जाएगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। भाई ये रुका हुआ था, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम mv प्लस 0 यानी कि mv, फाइनल मोमेंटम 2m इंटू v/2 यानी कि mv। तो याद रखिए, जब ये मास इससे टकरा के स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो इसका मास तो डबल हो जाएगा क्योंकि स्टिक हो गया, लेकिन वेलोसिटी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये करेंगे, ये स्टिक हो जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेशन। अब ये स्प्रिंग को दबाएगा, आपको बताना है कितना दबाएगा, क्योंकि वही उसका एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? जिससे आगे ना जा पाए। ये इससे आगे नहीं जा पा रहा, तो यही एक्सट्रीम पोजीशन है, और एक्सट्रीम पोजीशन तक की डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो अब कैसे निकालूं? मीन पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई स्प्रिंग की। तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी थी हाफ 2m इंटू v/2 स्क्वायर, और एक्सट्रीम पोजीशन पर वो हाफ के आर स्क्वायर में बदल गई, हाफ के वाई स्क्वायर, लेकिन वाई की वैल्यू तो आर है, तो हाफ के आर स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करके आर बताना है, वही आपका आंसर है, बस आर निकाल देना। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। A spring is having a spring constant 1200 न्यूटन पर मीटर माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। इसमें बना हुआ है मास 3 kg। एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, मास दे रखा है, k और m दे रखे हैं। इट इज पुल्ड 2 सेंटीमीटर एंड रिलीज्ड। इसे 2 सेंटीमीटर यानी कि 0.02 मीटर खींचा और छोड़ दिया। 0.02 मीटर खींचा और छोड़ दिया। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा। मेरे बेटा मैक्सिमम एक्सेलरेशन तुम्हें याद होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई।
अब y की मैक्सिमम वैल्यू है r, माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है टुवर्ड मीन पोजीशन, मैग्नीट्यूड लेना हो तो माइनस मत लगाओ, तो ये है ओमेगा स्क्वायर r। लेकिन ओमेगा स्क्वायर है k अपॉन m, जैसे कि पहले मैंने बताया था k बराबर m ओमेगा स्क्वायर, अभी पहले लॉट में बताया था बोर्ड में जाने से पहले। तो ये है मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इन्हें क्वेश्चंस को बेटा अपने आप जरूर करके देखना, शीट तो आपके पास है ही है, क्योंकि टीचर, मैं हर रोज कहता हूं, टीचर जब करवाता है तो लगता है कि अरे आसान है, हो जाएगा, लेकिन खुद उस समय फॉर्मूले स्ट्राइक करे, वो जरूरी है। तो के आर अपॉन एम मालूम हो तो आंसर आ जाएगा, ये रहा के आर एम, वैल्यू रखनी बाकी है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्प्रिंग बैलेंस हैज अ स्केल दैट रीड्स फ्रॉम 0 to 50 kg। देखिए स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है, एक यहाँ पर पेन होता है, एक पॉइंटर होता है, जब इसमें कोई वजन नहीं लटकाते तो वो 0 kg सेट 0 kg दिखाता है वो, और जैसे जैसे मास रखते हो स्प्रिंग खिंचती है, पॉइंटर नीचे आता है, तो वो कहते हैं कि ये 50 किलो तक नाप सकता है, 0 kg से 50 kg तक का स्केल है, और 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। मतलब है कि इनडायरेक्ट वे में स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया। ये कहना क्या चाह रहे हैं, जब आप इसमें 50 किलो लटकाओगे तो पॉइंटर यहां आ जाएगा। जब आप 50 किलो लटकाओगे तो पॉइंटर यहां आ जाएगा, यानी कि स्प्रिंग 20 सेंटीमीटर खिंच जाएगी। तो 50 किलो लटकाने से स्प्रिंग 20 सेंटीमीटर खिंचती है। इस समय मैं के कैसे निकालूंगा, आपने वेट लटकाया है 50 जी, स्प्रिंग खिंच गई है 20 सेंटीमीटर, तो वापस ले जाने वाला फोर्स है के एक्स, एक्स की वैल्यू 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर। तो इस समय कौन सा फोर्स इसे नीचे खींच रहा है, 50 जी, ऊपर खींच रहा है के वाई, वाई की वैल्यू 0.2 मीटर। इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये दोनों बराबर, 50 जी इज इक्वल टू 0.2 के, तो k की वैल्यू आ जाएगी 500 अपॉन 0.2, जी को मैंने 10 ले लिया, सॉल्व आप करते रहना, k आ गया ना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, इसमें मास रख दो 50 किलो, k की वैल्यू ये रख दो। अच्छा, क्या इसका शॉर्टकट तरीका है? बिल्कुल है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला वो बताया था ना, 2 पाई अंडर रूट डेल्टा एल अपॉन जी। स्प्रिंग कितना खिंच गई मेरे बेटा, जब स्प्रिंग पे कोई मास लटकाने से स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, डेल्टा एल अपॉन जी। तो डेल्टा एल ही तो है 20 सेंटीमीटर, स्प्रिंग का इलोंगेशन, आप सीधे डेल्टा एल को 0.2 मीटर और जी को 9.8 या 10 रख के, पाई को 3.14 रख के भी टाइम पीरियड निकाल सकते हो। एक तरीका तो हो गया 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के लगाओ, उसमें के निकाल के दिखाना पड़ेगा, मास 50 किलो रखना पड़ेगा, के ये रखना पड़ेगा। लेकिन यदि डेल्टा एल अपॉन जी लगाते हो तब तो कुछ भी नहीं करना, डेल्टा एल 20 सेंटीमीटर खिंचा है, 0.2 मीटर, जी की वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 4, शीट ऑसिलेशन। एक दो स्प्रिंग के साथ एक मास बंधा हुआ है, इधर का स्प्रिंग कांस्टेंट है 600 न्यूटन पर मीटर, इसका भी 600 न्यूटन पर मीटर, मास है 3 kg। क्वेश्चन ये है कि ये हमने ऐसे बांधा, ये मीन पोजीशन है, फिर मीन पोजीशन से 5 सेंटीमीटर खींच के छोड़ दिया, ये एम्पलीट्यूड बता दिया, 5 सेंटीमीटर खींच के छोड़ दिया तो ये ऑसिलेट करेगा, लेकिन कभी भी इससे आगे नहीं जाएगा। तो ये आर दे दिया है 5 सेंटीमीटर, जिसे मीटर में बदल लूंगा। अब एक एक करके करना शुरू करो। पहला, व्हाट इज टाइम पीरियड? बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। अब एक बात सुन, पाई तो रख दोगे 3.14, मास रख दोगे 3 kg, के क्या रखोगे? तो जवाब है इस तरह की कॉम्बिनेशन में, जब मास के एक तरफ भी स्प्रिंग और दूसरी तरफ भी, ये पैरेलल की तरह काम करता है, यानी कि K1 प्लस K2 होता है, 1200 रखा जाएगा।
याद रहेगा, मास के इधर भी स्प्रिंग, मास के उधर भी स्प्रिंग, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह काम करेगा। और ऐसे में 600 600 1200, तो मास तो 3 किलो, के की वैल्यू 1200, पाई 3.14, टाइम पीरियड आ जाएगा। दूसरे नंबर पे पूछ रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी होती है आर ओमेगा, यानी आर इंटू 2 पाई बाई कैपिटल टी। आर आपको 5 सेंटीमीटर यानी 0.05 मीटर मालूम है। टाइम पीरियड फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके होंगे। पाई तो मालूम ही है, सॉल्व करके मैक्सिमम वेलोसिटी। तीसरा कह रहे हैं हाउ मच एनर्जी विल बी डिसिपेटेड एज हीट व्हेन ट्रॉली कम्स टू रेस्ट ड्यू टू डैम्पिंग फोर्सेस। वो कह रहे हैं ऑस्किलेशन धीरे धीरे रुकते रुकते बंद हो गए तो कितनी हीट एनर्जी पैदा होगी। मेरे बेटा सारी एनर्जी जो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी थी वो लास्ट में, क्योंकि ये सिस्टम ऑस्किलेशन बंद कर चुका तो वो सारी की सारी एनर्जी हीट बन के लॉस हो गई। तो जितनी सिस्टम में पहले टोटल एनर्जी थी वो सारी हीट बन के लॉस हो गई। तो आपसे पूछ रहे हैं कितनी हीट बनी। भैया जितनी सिस्टम में पहले टोटल एनर्जी थी, और सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ के आर स्क्वायर। के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब बस चेक कराने की बारी है। मास 3 kg, टाइम पीरियड फर्स्ट पार्ट से आ चुका, आर की वैल्यू 0.05 मीटर यानी 5 सेंटीमीटर, पाई आपको मालूम है 3.14, उसका स्क्वायर 10, और नहीं तो यहां से सीधे 2 पाई बाई टी निकाल लो। 2 पाई बाई टी की वैल्यू अंडर रूट के अपॉन एम हो जाएगी। 2 पाई बाई टी की वैल्यू यदि अंडर रूट के अपॉन एम होगी तो 2 पाई बाई टी का स्क्वायर के अपॉन एम हो जाएगा। 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर को के अपॉन एम, तो खैर उससे कोई वो नहीं, आप यहां से वैल्यूज रख दो और सॉल्व कर लो। जैसे भी मेथड सिखा दिया तुम्हें। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 9। इसके साथ बेटा एक्सरसाइज 4 कंप्लीट। एज यूजुअल होमवर्क आपको एक्सरसाइज 1 से लेकर वो 3 और 4 के सॉल्व क्वेश्चन थ्योरी पढ़ करके मुझसे डाउट पूछने हैं। बाकी कल होंगे आगे की 2 एक्सरसाइज। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय।